नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में, जहां कुंभलगढ़ सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको बताया कि यहां किस तरह आप आ सकते हैं। और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो एपिसोड ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आए। रनकपुर जैन टेम्पल पहुंचते ही गेट में एंट्री के पास ही कार की पार्किंग दी हुई है और वहां से केवल 100 मीटर चलते ही आ जाता है ये सुंदर सा मंदिर, जहां लेफ्ट साइड में दिख रही जगह में आपको अपने शूज़ रखने हैं। साथ ही पास ही के काउंटर में आपको अपना मोबाइल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हाँ, अगर आप सांस्कृतिक विरासत में आई इस कलाकृति की फ़ोटोज़ या वीडियो बनाना चाहते हो तो मोबाइल के लिए आपको 100 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे, वहीं कैमरे के लिए 300 रुपये। नमस्कार मित्रों, तो अभी हम खड़े हैं पाली डिस्ट्रिक्ट में आए रनकपुर टेम्पल में, जहां मेरे पीछे आप रनकपुर टेम्पल जो जैन टेम्पल है वो देख सकते हैं। जो जैनों में आए उनके प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम ऋषभदेव या कहे कि आदिनाथ था, तो उनका ये मंदिर है। ये चतुर्भुज मंदिर इसे कहा जाता है, क्योंकि ये चारों दिशा से आप देखेंगे तो चारों दिशा से जो आदिनाथ जी है उनकी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें इस जैन टेम्पल के बारे में, तो यहाँ अंदर तकरीबन 1444 स्तंभ लगाए हुए हैं और जिसके ऊपर ये मंदिर खड़ा हुआ है। और 1444 जो स्तंभ है, वो सभी स्तंभ में जो भी आकृति बनाई गई है या कहूँ कि जो भी काम हुआ है, वो सारे के सारे स्तंभ में अलग अलग है। तो फिर से मैं बताऊँ कि ये एक उत्कृष्ट नक्काशी वाला काम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है रनकपुर टेम्पल में, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो भी मैं बताऊँ कि बहुत ही अच्छा है। तो आप यहाँ पे आइए, भगवान श्री आदिनाथ जी का दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। वैसे हम अगर बात करें तो आज सुबह तकरीबन 7:30 या 8 बजे गांधीनगर से निकले थे यहाँ आने के लिए। यहाँ तक की जो दूरी है वो तकरीबन 280 किलोमीटर है। रास्ता पीछे का जो 50 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा इस तरीके से है कि आपको ज़्यादा देर लगेगी। लेकिन अगर बात करूँ कि यहाँ आने के बाद जो यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको लगेगा, आसपास में पर्वतों के बीच में जो आया हुआ टेम्पल है वो बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, तो महाराणा जो कुंभा थे, उन्हीं के दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था दरना शाह। और दूसरी किसी जगह पे ये भी लिखा गया है कि दरना शाह करके एक व्यापारी था, जिनके सपने में उन्होंने एक दिव्य वाहन देखा और उस वाहन की जैसी नक्काशी वाला मंदिर बनाने की उनकी इच्छा थी। तो वो महाराजा कुंभा से मिले। महाराजा कुंभा से मिलकर उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन मांगी। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे राजपूत जो भी राजा थे वो बहुत ही दान देने में मानते थे, तो उन्होंने न सिर्फ इस मंदिर के लिए ज़मीन दी, लेकिन ये भी उन्हें सलाह दी कि इसके आसपास में एक अच्छा सा नगर भी बसाया जाए, उसको भी विकसित किया जाए। तो रनकपुर नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ का जो काम था वो शुरू करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा उन्हीं के नाम से यहाँ का नाम था, वो रनकपुर पड़ा है। तो मिलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन में। आज का जो हमारे रनकपुर का जो वीडियो था वो यहीं तक रखते हैं। मंदिर का जो भी आपने आगे वीडियो देखा या फिर इसकी जो भी हिस्ट्री है वो आगे के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो आप भी अगर मेरी तरह फोटोग्राफी के शौकीन हैं और अगर आप भी इस जगह फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना चाहते हैं, तो याद रहे फोटोग्राफी का समय स्ट्रिक्टली दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का है, जिसमें फ़ोटोग्राफी अलाउ है। वहीं फ़ोटोग्राफी के भी कुछ नियम है, जैसे आप अंदर आए आदिनाथ जी की फ़ोटो या वीडियोज़ नहीं ले सकते, वहीं खुद की भी फ़ोटो नहीं खींच सकते। केवल यहाँ बनी हुई कलाकृति की ही फ़ोटो आप ले सकते हैं।
वैसे मंदिर का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है, तो दर्शन के लिए आप उस समय में कभी भी आ सकते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले वहां आपको मोबाइल या कैमरा जैसे सामान के लिए चेक किया जाएगा। तो फिर से कहूँगा कि आप अपना सामान गेट पर ही रख कर आए। वहीं अगर आपके साथ लेडीज़ है तो उन्हें अपने सर को कपड़े से पूरा ढकना पड़ेगा, फिर ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। जैसे ही आप मंदिर में अंदर पहुंचोगे तो आसपास बनी हुई इस संगमरमर की नक्काशी को देखकर हैरान रह जाओगे। तो हमने भी पहले भगवान आदिनाथ जी के चतुर्मुख रूप के दर्शन किए, बाद में आसपास में बनी सुंदर कलाकृतियों में खो गए। वैसे अगर आप ज़्यादा डिटेल में यहाँ की नक्काशी के बारे में जानना चाहते हैं तो बाहर काउंटर से आपको हेडफोन मिल जाएंगे, जिससे आप मंदिर में दिए गए नंबर के आगे खड़े रहकर पूरा इतिहास जान पाओगे। राजस्थान के पाली जिले में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच आया ये मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उससे भी ज़्यादा अधिक खूबसूरत है। धरना शाह ने इस मंदिर को बनाने का काम प्रमुख वास्तुकार द्वीपा को दिया था, जो वास्तुकला में बहुत ही कुशल थे। उन्होंने मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया और निर्माण कार्य शुरू हुआ। वैसे यह मंदिर 600 साल पुराना माना जाता है, वहीं इसे बनाने के लिए करीब 50 साल जितना समय लगा, जिसमें 2700 से ज़्यादा श्रमिकों ने इसमें काम किया। मंदिर में 4 प्रमुख खंड, 80 गुंबज और 1444 स्तंभ आए हुए हैं और हर एक स्तंभ की नक्काशी अन्य स्तंभ से बिल्कुल अलग है। यह मंदिर केवल धार्मिक क्षेत्र पर ही नहीं, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी बहुत मशहूर है। तभी यहाँ भारत के साथ साथ अन्य देशों से भी काफ़ी सारे पर्यटक हर साल आते हैं। यह मंदिर 40,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है तथा अंदर मुख्य मंदिर में आदिनाथ जी की संगमरमर से बनी 4 विशाल मूर्तियां हैं और चारों का मुख 4 अलग अलग दिशा में होने के कारण इसे चतुर्मुख मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में 1444 खंभे इस प्रकार से बनाए गए हैं कि मंदिर में कहीं से भी देखने पर मुख्य मंदिर में रहे आदिनाथ जी के दर्शन में कोई बाधा नहीं आती। कहा जाता है इस मंदिर में तहखाने भी बनाए गए हैं, जिससे पुराने समय में किसी का आक्रमण हो तो मंदिर में आई मूर्तियों को यहाँ बचाया जा सके। साथ साथ यहाँ संगमरमर के टुकड़े पर भगवान ऋषभदेव के पद चिन्ह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इतनी बारीक नक्काशी और इतना सुंदर मंदिर मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो यहाँ जो भी नक्काशी का काम हुआ था उसे देखकर सही में मैं मंत्रमुग्ध हो गया। और ऊपर जो गुंबज बनाए हुए हैं और उसमें जो आपको नक्काशी देखने को मिलती है, वो देखने से तो सच में आप हैरान ही रह जाओगे। 1444 स्तंभ पर अलग अलग नक्काशी बनाना, और वो भी ऐसी नक्काशी कि एक स्तंभ पर जो नक्काशी आई हुई है दूसरे स्तंभ पर उससे अलग ही नक्काशी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इतनी सारी डिज़ाइन संगमरमर जैसे नरम जो पत्थर है उस पर करनी, सही में उस समय की बात को मैं सोचने में लग गया। मंदिर के पास गलियारे में बने मंडपों में सभी 24 तीर्थंकरों की तस्वीरें उकेरी गई है। मंदिर परिसर में नेमिनाथ और पारसनाथ को समर्पित 2 मंदिर है, जिनकी नक्काशी खजुराहो की याद दिलाती है। इस मंदिर की सभी मूर्तियां एक दूसरे के सामने हैं। मंदिर में 108 किलोग्राम वजन की 2 घंटियां हैं, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी जा सकती है। गुंबज का निचला और ऊपरी भाग ब्रैकेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर मुख्य रूप से हल्के रंग के संगमरमर से बना है।
इसके परिसर में कई मंदिर है, जैसे सेठ की बाड़ी, सूर्य मंदिर, सुपार्श्वनाथ मंदिर। तो इस मंदिर और इस मंदिर की नक्काशी के बारे में मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आशा है ये सभी बातें आपको पसंद आई होगी और अब आप इस मंदिर की इस नक्काशी को एंजॉय कीजिए और वीडियो में बने रहे। वैसे अभी 4:30 बज चुके थे और हमें अभी भी आगे 35 किलोमीटर कुंभलगढ़ जाना था, तो हम जल्दी से यहाँ से निकल गए। वैसे मुझे लगा कि यहाँ 2-3 घंटे के बदले एक पूरा दिन देना चाहिए था, तो यहाँ के आसपास आए और मंदिर तथा रनकपुर डैम भी देख सकते, लेकिन बारिश के बादल सर पर मंडराने शुरू हो गए थे और 4:30 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम के 6 बज गए हो। तो हम तुरंत ही पहुंच गए पार्किंग में, जहां कार लेकर आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। और जैसे ही रनकपुर मंदिर से बाहर निकले, 1 या 2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही बारिश शुरू हो गई। हालांकि आसपास व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। मेरे आगे जा रहा ये वाहन केवल दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रास्ते में कहीं रुक जाते हैं और मौसम का भी आनंद उठाते हैं। फटाफट चप्पल पहने थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो सोचा चलिए कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। हाँ, बाद में देखते हैं। तो नाश्ते के लिए जा रहे हैं, फटाफट से पहुंच जाते हैं। और हमारा नसीब भी अच्छा था कि थोड़े ही आगे हमें यूनो पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट करके मिल गया, जहां इतना सुंदर व्यू था। तो आप ही सोचिए कि इतनी बढ़िया सी बारिश हो रही है, इतना बढ़िया सा आसपास में जंगल है और वहाँ पे आपको एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट मिल जाए और वो वहाँ पे भी गर्मा गर्म आपको पिज़्ज़ा मिल जाए जब आपने दोपहर का लंच स्किप कर दिया हो ये जगह देखने के लिए, तो कितना ही बढ़िया हो जाए। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा और इस जगह पे हमने रुकने के लिए थोड़ा वक्त भी मिल गया, तो बारिश भी रुक गई तब तक, और तब तक हमने पिज़्ज़ा का भी आनंद लिया। हाय फ्रेंड्स, तो इस वक्त हम जहाँ पे रुके हैं उस जगह का नाम है यूनो पिज़्ज़ेरिया करके है। इनकी खासियत ये है कि ये बेक करके पिज़्ज़ाज़ बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी तकरीबन 5-5:30 बज चुके हैं। सुबह से लंच तो रह ही गया है, तो अभी सोचा चलिए डिनर तो कर लेते हैं सर। तो 5-5:30 बजे हम डिनर का सोच रहे हैं। और यहाँ इसी पिज़्ज़ेरिया में यहाँ पे आसपास में आप देखिए बहुत ही बढ़िया सी व्यू है। तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे अगर आप आए तो रनकपुर से वापस जाते हुए कुंभलगढ़ जाते हुए बढ़िया सी जगह है। तो यहाँ पे आप पिज़्ज़ा का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए यहाँ से जो व्यू है बहुत ही अच्छा आता है। और बारिश भी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, तो सोचा चलिए थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं बारिश रहती है तो उसके बाद क्या ड्राइव करने में भी थोड़ी आसानी हो जाए। तो देख लेते हैं अभी कि बारिश रुकती है या नहीं, वरना देखते आसपास में कहीं पे रुक जाएंगे। अभी कोई अकोमोडेशन वैसे तय नहीं किया है, लेकिन देख लेंगे अच्छा सा अकोमोडेशन आसपास में कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।
वैसे मुझे वहाँ पहुँचकर पता चला कि यहाँ पिज़्ज़ा जैसे हम ओवन में बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाते, लेकिन ऐसे जो साइड में भट्ठी भैया के बाजू में दी हुई है उसमें बनाते हैं। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने सोचा चलिए इस प्रोसेस को भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पिज़्ज़ा को बनाते हैं। तो मैं भी पहुंच गया भैया के पास और उनसे जानने लगा कि ये किस तरीके से बनता है, और भैया को ही कैमरा दे दिया तो उन्होंने ही मुझे ये शूट करके दिया पूरा कि किस तरह से भट्ठी में इस तरीके से पिज़्ज़ा बेक होता है। हालांकि मैंने पहले सुना हुआ था, लेकिन कभी इस तरीके से किचन में जाकर नहीं देखा था कि ये किस तरीके से बेक होता है। उसके अलावा यहाँ मौजूद जो इनके मालिक थे पिज़्ज़ेरिया के, उनसे जानने को मिला कि ये तकरीबन 2 या 3 साल से यहाँ पे बना हुआ है और फॉरेनर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो लोग पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस जगह पे ये पिज़्ज़ा हाउस या कहूँ कि पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पे वैसे नॉर्मल रेंज में ही पिज़्ज़ा मिल जाते हैं आपको, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। हमने एक मार्गेरिटा और एक कॉर्न पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हुए थे। तो हमारा पिज़्ज़ा आए तब तक मैंने इन लोगों से बातचीत की और अपना वक्त निकाला। तो ये जैसे मैंने बताया वैसे बेक करके हमारे पास जो मौजूद है वो पिज़्ज़ा नाम है उसका मार्गेरिटा। तो ये खाएगी हमारी यशवी। तो बढ़िया सा पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है मार्गेरिटा। कैसा है यशो? उतार लो। तो बेक करने में सच में टेस्ट में बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। बताऊं तो बहुत ही अच्छा है और सॉफ्ट तो इतना है कि क्या कहूँ, ऐसा तो शायद ओवन में भी नहीं हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया सा पिज़्ज़ा है। तो हमने यशवी का तो एक पिज़्ज़ा ले लिया है, अभी हमारे लिए एक और पिज़्ज़ा आ रहा है, लेकिन भूख कैसी लगी है कि शुरू कर दिया है हमने। मैं भी खाऊंगी। वैसे पिज़्ज़ा की साइज़ देखकर मैं समझ गया था कि एक पिज़्ज़ा हमारे लिए सफिशिएंट था। तभी मुझे याद आया कि कभी भूखे पेट ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ज़्यादा खाना ही मंगवा लेते हैं। तो सुबह 7:30 बजे निकले हम, शाम को 6:30 बजे तक कुंभलगढ़ पहुंच गए, जहां होटल कुंभल केस्टल में हमने स्टे किया था। वैसे बुकिंग हमने यहाँ पे आके ही करवाई थी। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम कुंभलगढ़ पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने रूम रख लिया है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं। बहुत ही बारिश हो रही थी पूरा दिन। तो ये ज़रा रूम आप देख लीजिए। कल तक तो हम पूरा रूम गंदा करने वाले हैं तो इससे अच्छा है कि आज पहले ही मैं रूम दिखा दूँ। तो देख लीजिए रूम, अच्छा रूम है, बहुत ही बढ़िया। होटल का पूरा जो व्यू है वो मैं आपको दिन का कल दिखा दूंगा बाहर से। तो ये अभी आप अंदर से देख लीजिए। वैसे इसका टैरिफ मुझे पड़ा है 2500 पर नाइट। अभी 2 नाइट के लिए सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं, आज का दिन ख़त्म हो फिर कल की बात हो ठीक है। तो डिसेंट सा रूम है, कोई इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा रूम है, पसंद आया रूम।
और यहाँ से बालकनी का भी जो व्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से बालकनी का भी बहुत ही बढ़िया यहाँ से व्यू आ रहा है और सामने पूरे पर्वत है। तो सुबह यहाँ से जो नज़ारा है वो आपको दिखा देंगे। वैसे रेस्टोरेंट भी इसके अंदर ही आ जाता है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। नीचे पार्किंग भी अच्छा सा मिल जाता है, यहाँ पे आराम से गाड़ी पार्क हो सकती है।